आज की कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। इस कक्षा में जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में साहित्य आदि विषय लेकर पढ़ रहे हैं, यानी व्याकरण जिन्होंने नहीं लिया है, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत व्याकरण है, जिसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक लघु सिद्धांत कौमुदी है। उस लघु सिद्धांत कौमुदी का संधि प्रकरण, समास प्रकरण और कारक प्रकरण विशेष रूप से पढ़ना है। अभी हम लोग समास प्रकरण पढ़ रहे हैं। इसमें तत्पुरुष समास चल रहा है। इस तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही कर्मधारय समास, द्विगु समास आदि आता है, जिसे हम लोगों ने पढ़ा पूर्व पाठ में। आज इसी क्रम में कुछ विशेष समास हैं जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं। उसे प्रादि समास कहते हैं, गति समास कहते हैं। तो इसका समास कैसे होता है, इस पर विचार करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो आज का सूत्र है कुगति प्रादयः, अर्थात कु एक अव्यय है जिसका अर्थ कुत्सित होता है, निंदित होता है। तो निंदित अर्थ का वाचक, कुत्सित अर्थ का वाचक जो कु है अव्यय, उसका, और गति संज्ञक जो शब्द है जिसकी गति संज्ञा होती है, प्रायः प्रादियों की ही गति संज्ञा होती है और उन्हीं प्रादियों की उपसर्ग संज्ञा भी होती है। तो अब कहेंगे आप कि उपसर्ग और गति तो एक ही चीज़ है, लेकिन कुछ उपसर्ग के अतिरिक्त उपसर्ग में नहीं आते हैं, उनकी भी गति संज्ञा होती है, आगे बताएंगे। और प्रादि की भी कहिएगा कि प्रादि तो उपसर्ग है, तो प्रादि प्र, प्रा, अप, सम ये जो हैं, जब इनका क्रिया के साथ योग होता है तब ही हम इन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गाः क्रिया योगे, सूत्र बतलाता है कि उपसर्ग क्रिया के योग में ही प्रादि उपसर्ग कहलाते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि कैसे यह समास होता है। तो कु यह अव्यय और गति संज्ञक, अर्थात जिन की गति संज्ञा हो गई है वैसे शब्द, और प्र आदि जिनकी गति संज्ञा नहीं हुई है लेकिन प्रादि हैं, वे भी समर्थ सुबंत के साथ समस्त होते हैं। जैसे उदाहरण कुपुरुषः। अब यहाँ कुपुरुषः है, इसका लौकिक विग्रह होगा कुत्सितः पुरुषः। अलौकिक विग्रह होगा कु और पुरुष सु। कु में विभक्ति नहीं लाएंगे, इसलिए कि कु उपसर्ग है और ये अव्यय है, उपसर्ग नहीं अव्यय है। अव्यय के बाद विभक्ति अव्यादाप से पह से लुप्त हो जाता है, इसलिए विग्रह करेंगे कु पुरुष सु। इस स्थिति में कुगति प्रादयः, इस सूत्र से कु इस अव्यय की अने पुरुष सु इस समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है। समास हो जाने पर कृतध्य समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है और सुपो धातु प्रातिपदिकयो से विभक्ति का लोप हो जाता है। यहाँ विभक्ति तो पुरुष के बाद जो सु है वही है, लोप हो गया, तो कु पुरुष बन गया। इसके बाद प्रथमा के एक वचन में इंज्ञा प्रातिपदिका इस सूत्र से पुनः सुविभक्ति ला करके विभक्ति आदि कार्य करके विसर्ग बना करके कुपुरुषः बनाते हैं, जिसका अर्थ होता है कुत्सित पुरुष, निंदित पुरुष। इसी तरह से अब गति संज्ञक जो शब्द हैं वह भी समर्थ सुबंत के साथ समस्त होते हैं। तो अभी मैं गति के संबंध में बता रहा हूँ। गति किसको कहते हैं? तो कहते हैं ऊरी आदि च्वी डाचश्च, अर्थात ऊरी आदि शब्द जो है, ऊरी और
च्वी प्रत्यांत जो शब्द है तथा डाच प्रत्यांत जो शब्द है उसकी गति संज्ञा होती है, उसे गति कहते हैं। अर्थात ऊड़ी की तो गति कहते ही हैं, गति संज्ञा होती है। च्वी प्रत्यांत जो शब्द है उसकी भी गति संज्ञा होती है, और डाच प्रत्यय जिसके अंत में लग गया उसकी भी गति संज्ञा होती है। अब उदाहरण में देखें, ऊड़ी कृत्य, ऊड़ी शब्द है, ऊड़ी का क्री के साथ, क्री धातु के साथ में समास हो गया। अब समास हो जाने के बाद में ऊड़ी यह अव्यय है, उससे परे क्री धातु से अक्त्वा प्रत्यय लाएंगे तो ऊड़ी क्री अक्त्वा हो जाएगा। अब चूंकि समास है इसलिए समासे नहीं अक्तो पूर्वो लेप, कहता है कि नई समास अगर नहीं हो तब अव्यय से परे जो धातु है उससे लाया गया जो अक्त्वा प्रत्यय है उसके स्थान में लेप आदेश हो जाता है। तो अब ऊड़ी यहाँ अव्यय है, उससे परे क्री धातु है और समास संज्ञा भी हो गई है कुगति प्रादेय से। तो इसका फल यह हो गया कि अब अक्त्वा जो प्रत्यय है उसके स्थान में लेप आदेश हो जाएगा। तो ऊड़ी क्री लेप हो गया। लेप का जो ल है और प है वो लोप हो जाता है। ल का लसक्व तद्धिते और प का हलंतम सहित संज्ञा और तस्य लोप से लोप हो जाता है। तो ऊड़ी क्री य बन जाता है। इस स्थिति में ह्रस्व से पीति कृति तुक, ये सूत्र है, कहता है कि ह्रस्व से परे अने पीत कृत प्रत्यय परे में होता, तो पीत तो है लेप प्रत्यय हुआ है, अक्त्वा था कित भी है, तो यह उसका बचा हुआ है, उसके को क्या हो जाएगा, तुक के आगम हो जाएगा। तुक जो हो गया ह्रस्व को होगा, तो ह्रस्व क्री में री है तो उसके बाद तुक हो जाएगा, तो बन जाएगा ऊड़ी क्री तुक य। अब तुक के तू में उकार और ककार की इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है, बच जाता है हलंत त, तो ऊड़ी कृत्य ऐसा रूप बनता है। यही समास का यहाँ फल है। अगर समास नहीं होता तो हम अक्त्वा प्रत्यय के जगह पर लेप नहीं कर सकते हैं। समास में ही अक्त्वा प्रत्यय का लेप होता है। वो में नहीं समास रहता तो नहीं, अकृत्वा रहेगा तो अकृत्य नहीं कर सकते हैं कि वो नहीं समास है। लेकिन यहाँ ये नहीं समास नहीं है, इसलिए ऊड़ी के बाद जो क्री धातु उससे परे अक्त्वा के स्थान में लेप हो गया, लेप में य बचा, उसके बाद य के पहले तुक का आगम होके आधा त बच गया, तो ऊड़ी कृत्य। इसका मतलब हुआ हृदय से स्वीकार करके, उर हृदय को कहते हैं, ऊड़ी कृत्य माने हृदय से स्वीकार करके, यह अर्थ होता है। तो यही गति संज्ञक का लाभ हुआ। अगर गति संज्ञा नहीं होती तो ऊड़ी से परे अक्त्वा के बाद जो अक्त्वा प्रति क्री के बाद अक्त्वा प्रत्यय लाए हैं उसके स्थान में लेप आदेश नहीं हो पाता। उसी तरह से अगला उदाहरण देते हैं, कहते हैं च्वी प्रत्यांत की भी गति संज्ञा होती है। च्वी प्रत्यय कहाँ होता है, तो च्वी प्रत्यय जो होता है अभूत तद्भावे, अभूत तद्भावे अने एक सूत्र है कृभ्यस्ति योगे संपद्य माने संपद्य कर्तरी च्वी, अर्थात अने अभूत तद्भावे जो नहीं है उसको वैसा बनाना है, उस अर्थ में च्वी प्रत्यय करते हैं। जैसे अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, शुक्ल नहीं है, अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, अशुक्ल को अर्थात जो सफ़ेद नहीं है उसको सफ़ेद करके, इस अर्थ के लिए क्या करना पड़ता है, शुक्ल शब्द से च्वी प्रत्यय करना पड़ता है, तो शुक्ल च्वी हो जाता है। और च्वी में चकार की संज्ञा हो जाती है। उसके बाद में शुक्ल च्वी बनता है, च्वी में इकार की भी संज्ञा वकार की भी संज्ञा,
शुक्ल ही बन जाता है सब। होता क्या है, च्वी प्रत्यय परे रहते एक सूत्र है अस्य च्वौ, उसे अ के स्थान में ई आदेश हो जाता है, अ के स्थान में ई आदेश हो जाता है। तो शुक्ल का जो अ है वह ई बन गया दीर्घी का, तो शुक्ली ऐसा बन गया। तो शुक्ली यह च्वी प्रत्यांत है, तो शुक्ली च्वी प्रत्यांत है, इसलिए इसकी उर्यादि च्वी डाचश्च इस सूत्र से गति संज्ञा हो जाती है, और गति संज्ञा हो जाने से कुगति प्रादेय इस सूत्र से शुक्ली का क्री धातु के साथ में समास हो जाता है, समास संज्ञा हो जाता है। समास हो जाने से अब उसके बाद क्री धातु के बाद अक्त्वा प्रत्यय लाएंगे, तो शुक्ली क्री अक्त्वा, अक्त्वा के स्थान में समास से अणई अक्तो पूर्व ल्यप, कहता है कि नई समास को छोड़ करके समास में अव्यय से परे जो क्री धातु उससे लाया गया जो अक्त्वा प्रत्यय, उसके स्थान में ल्यप आदेश होता है। तो ल्यप आदेश हो गया, तो शुक्ली क्री ल्यप हो गया, फिर ल्यप के लकार और पकार लोप हो गया, बच गया य, शुक्ली क्री य हो गया। अब क्री के बाद और य के पहले ह्रस्व से पीति किति तुक, कहता है कि ह्रस्व के स्थान में तुक का आगम होता है, पित कित परे में होता हो, तो पित कृत परे में ल्यप है, ल्यप में जो है प है, अकित तो अक्त्वा का था ही का, उसके स्थान में हुआ है। तो इसलिए पित कित प्रत्यय परे में है, इसलिए क्या हुआ, तुक के आगम हो गया। तो शुक्ली क्री तुक य, तुक में उक भाग लोप हो गया, केवल त बच गया, तो शुक्ली कृत्य बन गया। माने जो शुक्ल नहीं था, सफेद नहीं था, उसको सफेद करके शुक्ली करके, तो शुक्ली कृत्य यह हुआ। अगला बतलाते हैं कि डाचश्च, डाच प्रत्यांत जो शब्द है उसकी भी गति संज्ञा होती है। अब डाच प्रत्यय कहाँ होता है, तो कहते हैं डाच प्रत्यय करने के लिए सूत्र है अणे अव्यक्ता अनुकरणस्य, अव्यक्तानुकरणाद द्वैजवराधात अनिटौ डाच एक सूत्र है, इससे डाच प्रत्यय होता है। तो डाच प्रत्यय जब हो जाता है तो अब पटत पटत कृत्वा, इस अर्थ में पट पटा कृत्य बनाना है। तो डाच प्रत्यय जब कर देते हैं, जैसे पटत शब्द है, अब पटत शब्द से डाच प्रत्यय कर दिए, तो पटत डाच हो गया। और डाच प्रत्यय होने से डाची बहुलम द्वे भवतः, डाच प्रत्यय परे रहने पर पूर्व शब्द को द्वित हो जाता है। तो डाच में डाच प्रत्यय हुआ है तो पूर्व जो पटत है उसको द्वित हो जाएगा, तो पटत पटत डाच, और डाच का ड की चुट्टू से इत संज्ञा, और च का हलंतम से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, बच गया अ, तब पटत पटत आ, पटत पटत आ बन गया। अब इस स्थिति में पूर्व पकार दोनों के स्थान में पररूप एकादेश हो जाता है, तो पररूप एकादेश हो जाएगा। तब पटत का जो त है और प है, पटत का त और प, इसके स्थान में क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा। तब पर रूप में प है तब पय हो जाएगा, तब पट पट, और पटत का जो ट है उसको टे से लोप हो जाता है, टी का लोप हो जाता है, तो ट हलंत हो जाता है, डाच प्रत्यय के आ से मिल जाता है, तब पट पटा शब्द बन जाता है, पट पटा। अब ये डाच प्रत्यंत जो पट पटा शब्द है उसकी उर्यादि च्वी डाचश्च से गति संज्ञा हो जाती है, और उस पट पटा जो गति शब्द है हो गया, उसका कुगति प्रादेह से समास हो जाता है। समास हो जाता है तब पट पटा क्री के बाद जो अक्त्वा प्रत्यय लाएंगे तो यहाँ भी अक्त्वा प्रत्यय
के स्थान में समासे नहीं अक्तो पूर्व ल्यप से ल्यप आदेश हो जाएगा। ल्यप में ल और प लोप हो जाएगा, यह बच गया। तब पट पटा क्री य, अब क्री और य के बीच में तुक का आगम होकर के पट पटा कृत्य बन गया। अर्थात पट पटत करके या पट पट करके, जैसे जो बोलते हैं ना बांस कैसे फटा जी, पट पट करके फट गया। तो इस अर्थ में पट पटा कृत्य वंशः द्विविधा, या वेणु कहते हैं द्विविधा अभवत, ऐसा कह सकते हैं। तो आपने देखा कि कु और गति संज्ञक और प्रादि, इसका समास होता है समर्सुबंध के साथ। तो मैंने प्र का उदाहरण दिया, गति संज्ञक शब्दों का उदाहरण दिया, अब प्रादि का उदाहरण देना है। तो हम इसको पुनः अगली कक्षा में बताएंगे कि प्रादि समास कैसे होता है। पुनः मिलेंगे। ओ